अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AMROD। दोस्तों, बहुत अहम अपडेट जो कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान से रिलेटेड है। और इस अपडेट में बुनियादी तौर पर दो अहम चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान और तुर्किया की जो जॉइंटली डेवलप्ड BVR मिसाइल पाकिस्तान तुर्किया बना रहे हैं उसके बारे में, और दूसरा आज़रबाईजान जो GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है उसके लिए आज़रबाईजान चाइनीज़ मिसाइल्स को यूज़ नहीं करेगा। तो फिर कौन से मिसाइल्स यूज़ करेगा, इसको लेकर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ टर्किश सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान GF-17 थंडर में इससे पहले पाकिस्तानी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता आया था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने GF-17 ब्लॉक 3 में कुछ टर्किश टेक्नोलॉजीज़ को भी ऐड करने जा रहा है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें तुर्किया की SL पोड इस्तेमाल होती है। ये टारगेटिंग पोड है। उसके अलावा ये एज अ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी काम करती है। रिकॉनिसेंस, जासूसी, ये तमाम किस्म के काम सर अंजाम दे सकती है। इस पोड को ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करता है, बल्कि उसके साथ साथ इसे नाइजीरियन एयरफोर्स भी यूज़ करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज़रबाईजान भी इस पोड को खरीदेगा। GF-17 थंडर के साथ इस पोड का होना, खास तौर पर जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनमें उनको गाइड करने में ये पोर्ट बहुत ज़्यादा आम होती है और समझ ले बैकबोन बन जाती है ये GF-17 थंडर की पूरी इन्वेंट्री की। यहाँ दोस्तों अहम चीज़ ये है कि अभी तक सिर्फ ये एक टर्किश सिस्टम था जो GF-17 में यूज़ होता था, लेकिन उसके अलावा GF-17 ब्लॉक 3 में कुछ नई टर्किश टेक्नोलॉजीज़ को भी ऐड किया जाएगा। अब ये नई टर्किश टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होंगी तो इसके बारे में अभी तक एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये टर्किश मिसाइल्स को फायर करने के भी काबिल होगा। जैसा कि अगर हम अभी भी देखें तो पाकिस्तान के पास जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तानी बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान चाइना का GF-17 थंडर होगा उसकी इंटीग्रेशन को और ज़्यादा वसी किया जाएगा। यानी कि अभी तक ये पाकिस्तानी कंपनीज़ के बनाए गए एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस को, चाइनीज़ मिसाइल्स को फायर करने के काबिल है, लेकिन फ्यूचर में ये टर्किश मिसाइल्स और टर्किश वेपन्स को भी फायर करने के काबिल होगा। तुर्किया इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स बना रहा है। बोज़दुगान इंफ्रारेड बेस्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, उसके साथ साथ तुर्किया बना रहा है गोक्तुगान BVR मिसाइल। अब गोक्तुगान 1 जो वर्जन है उसकी टेस्ट वगैरह भी किए गए हैं। रिसेंटली आई थिंक जुलाई में एक टेस्ट भी कंडक्ट किया गया था। तो इसकी रेंज होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मौजूदा PL-12 मिसाइल हैं उन जितनी, मतलब 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। लेकिन जो गोक्तुगान 2 मिसाइल है ये बुनियादी तौर पर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाएगा, जिसे पाकिस्तान में फाज 2 कहा जाएगा और तुर्की में इसे गोक्तुगान 2 कहा जाएगा। और पाकिस्तानी गिड्स यहाँ बेसिकली वो कंपनी होगी जो टर्किश कंपनी के साथ मिलकर इस BVR मिसाइल को बनाएगी। और पाकिस्तानी गिड्स के मुताबिक जो फाज 2 मिसाइल होगा ये लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल होगा। इसकी रेंज 180 किलोमीटर मिनिमम होगी, यानी कम से कम 180 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता होगा, जो कि PL-15 के एक्सपोर्ट वेरिएंट से ज़्यादा है। और इवन ये रेंज के मामले में अमेरिकन AIM-120D को कंपेयर करता होगा और PL-15 का जो प्राइम वर्जन है ये उसको कम्पीट करता होगा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस नए BVR मिसाइल को इंडिया के एस्ट्रा MK2 के मुकाबले में बना रहा है, लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि एस्ट्रा MK2 अपने ट्रायल्स पहले पूरे करता है तो पाकिस्तान उसके बाद कितने अरसे में फास्ट 2 मिसाइल्स को डिप्लॉय करता है। उसके साथ साथ दोस्तों अहम चीज़ ये है कि बल्गारियन military.com के मुताबिक आज़रबाईजान चाइनीज़ PL-15 या PL-10 मिसाइल्स की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आज़रबाईजान पाकिस्तान से GF-17 थंडर लेगा, गिड्स के बने हुए तकबीर बॉम्ब्स और उसके अलावा लेजर गाइडेड अलबतार बॉम्ब्स को खरीदेगा और टर्किश मिसाइल्स को खरीदेगा। अब ये जो टर्किश मिसाइल्स होंगे इनमें क्लोज कॉम्बैट मिसाइल तो आपको वही मिलेगा तुर्किया का बोज़दुगान, और उसके बाद जो BVR मिसाइल होगा वो पुराना गोक्तुगान 1 नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे होंगे, जिसे तुर्की में गोक्तुगान 2 कहा जाएगा और पाकिस्तान में फाज 2 कहा जाएगा, वो मिसाइल आज़रबाईजान खरीदेगा। तो यहाँ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसकी डिलीवरीज डायरेक्ट तुर्की आज़रबाईजान को करेगा या इसकी डिलीवरीज भी GF-17 थंडर के साथ पाकिस्तान से ही जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ आम चीज़ ये है कि अगर इस वक्त डायनामिक्स को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ना तो अकेले इतनी R&D है, ना ही अकेले इतने फंड्स हैं कि पाकिस्तान इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स को खुद लेकर चल सके। तो इसलिए पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट्स को या तो चाइना के साथ मिलकर पूरा करता है या तुर्किया के साथ। यहाँ कुछ अहम चीज़ें होंगी जो GF-17 के साथ देखना ज़रूरी होंगी, क्योंकि हमने इंडियन SU-30 को देखा है तो उसमें इंडिया ने कुछ चीज़ें रूस की लगा ली, कुछ चीज़ें इजरायली लगाई, कुछ चीज़ें अपनी लगाई, तो वो एयरक्राफ्ट एक मिक्सचर सा बन गया। अगर इस चीज़ को हम GF-17 के साथ होने से रोकना चाहते हैं तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस किस्म के टर्किश सब सिस्टम्स को GF-17 में लेकर आता है, क्योंकि अगर तो सिर्फ मिसाइल्स और वेपनरी तक ये बात रहती है तो फिर ये GF-17 थंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि इससे ना सिर्फ, क्योंकि अगर एक कंट्री GF-17 थंडर को खरीदता है तो ना सिर्फ उससे पाकिस्तानी कंपनीज़ के इक्विपमेंट भी बिकेंगे, बल्कि टर्किश कंपनी के इक्विपमेंट भी बिकेंगे और चाइनीज़ कंपनी के इक्विपमेंट भी बिकेंगे। तो इससे तीनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा और इसी वजह से शायद GF
F-17 थंडर की सक्सेस को देखते हुए तुर्किया अपने वेपन्स को भी इंटीग्रेट करवाना चाहता है पाकिस्तानी F-17 थंडर पर, और इससे आज़रबाईजान की जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है। बट दोस्तों यहाँ एक आम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तुर्किया का जो जॉइंट BVR मिसाइल होगा फास्ट-2, इसकी रेंज होगी 180 किलोमीटर, जबकि इंडिया अपने एस्ट्रा MK2 मिसाइल के बारे में क्लेम करता है कि उसकी रेंज होगी 130 किलोमीटर। तो उसके अलावा इसके बहुत से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी हैं, बट अगर सरफेस स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो फास्ट-2 सुपीरियर होगा, लेकिन फास्ट-2 देर से आएगा, जबकि चांसेस यही हैं कि एस्ट्रा MK2 को इंडियन एयरफोर्स पहले डिप्लॉय कर ले। तो आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।